कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे आज देखना है हम लोगों को। 11 नैनोमीटर फाइबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कल। अब इसके बाद जो अगला लेवल होता है डीएनए पैकेजिंग का वो 30 नैनोमीटर फाइबर का होता है। तो इसीलिए इसको हम सेकेंड लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अभी इसके डायग्राम से और थोड़ा क्लियर होगा। ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर होता है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, जब 11 नैनोमीटर का जो फाइबर था उसकी फर्दर कॉइलिंग हो रही है, तो उसकी वजह से 30 नैनोमीटर फाइबर जो है वो फॉर्म होता है। और इस 30 नैनोमीटर के फाइबर को स्टेबलाइज करने के लिए जो लिंकर हिस्टोन्स हैं, H1 की बात हमने कल की थी, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब 30 नैनोमीटर फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए दो मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत क्लियर कट इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, इसकी जानकारी कम ही होती है। अभी तक बहुत लूसिड एक्सप्लेनेशन नहीं है 30 नैनोमीटर फाइबर का, लेकिन फिर भी गैस करने के लिए कम से कम दो मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं सोलेनॉइड मॉडल और दूसरे को जिगजैग मॉडल। तो इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम इसका देख लें, उसके बाद समझने में आसानी होगी। जैसे ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, ये सोलेनॉइड फॉर्म को या सोलेनॉइड मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन। इसमें जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पहला न्यूक्लियोसोम है, दिस वन। दिस इज अटैच्ड टू द सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट इसका हमको दिखता है। यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए है। तो ये हो गया सोलिनॉइड फॉर्म। अब ये इसी की कॉइलिंग फर्दर इसके ऊपर, जैसे एक लेवल ये हो गया दिस, फिर दूसरा लेवल ये, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से ये सक्सेसिव ऑर्डर में ये पूरी कॉइलिंग जो है फर्दर होती रहेगी। इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर है, इसीलिए इसको 30 नैनोमीटर फाइबर कह रहे हैं। जो भी ये सर्कल बन रहा है ऑफ दीज न्यूक्लियोसोम्स, इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर है। जिगजैग मॉडल जो है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो रहा है। यानी कि पहला न्यूक्लियोसोम वो डायरेक्ट इंटरैक्शन में है तीसरे, और दूसरा न्यूक्लियोसोम जो है वो डायरेक्ट इंटरैक्शन में है चौथे के। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक जो है वो दो के ऑपोजिट है, तीन जो है वो चार के ऑपोजिट है, इसी तरह से पाँच जो है वो छः के ऑपोजिट है। इस तरीके से अरेंजमेंट इसमें होता है। तो थोड़ा सा रिलेटिवली जिगजैग वाला जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है एज़ कम्पेयर टू दी सोलिनॉइड फॉर्म। तो इस तरीके का बहुत क्लियर कट एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी इकट्ठा हो पाई है उसमें यही क्लियर होता है कि इस दोनों तरीके से अरेंजमेंट जो है वो 30 नैनोमीटर फाइबर के पॉसिबल हैं। इनके पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जो सोलिनॉइड मॉडल होता है इसको हम वन स्टार्ट हेलिक्स मॉडल कहते हैं। वन स्टार्ट का मतलब क्या हो गया कि पहला न्यूक्लियोसोम आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सीक्वेंस में आते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इंटरेक्शन है हिस्टोन कोर्स के बीच में, या न्यूक्लियोसोम कहें हम प्रॉपरली, वो सीक्वेंशियल होता है। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम किस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो इंटरेक्शन है कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स के बीच में, इसको n+1, n+2, +3, +4, इस तरीके से एंड सो ऑन कंटिन्यू हम कर सकते हैं। अगर हम जिगजैग मॉडल की बात करें तो टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल है। टू स्टार्ट का मतलब क्या हो गया कि पहला और दूसरा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे पेयर के फॉर्म में। सिमिलरली तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से पेयर के फॉर्म में आएंगे, और उसके बाद फिर दूसरा पेयर आएगा, फिर तीसरा पेयर आएगा। इसका मतलब एक बार में कम से कम दो न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो
अरेंज होंगे, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल। तो यहाँ पे जो लिंकर डीएनए है वो दो ऑपोजिंग न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करता है। पहला दूसरे को कनेक्ट करेगा जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तीसरा चौथे को तीसरे का जो हिस्टोन है लिंकर डीएनए पोर्शन है H1 वाला, जिससे H1 भी बाइंड रहेगा, वो चौथे को कनेक्ट करेगा, पांचवा जो है वो छठे को कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो लिंकर डीएनए है बेसिकली जो अपोजिंग न्यूक्लियोसोम्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि जो अल्टरनेट हिस्टोन कोर्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में। तो पहला तीसरे से इंटरैक्ट कर रहा है, दूसरा चौथे से इंटरैक्ट कर रहा है, पांचवा छठे से, एंड सो ऑन। इस तरीके का इंटरैक्शन हमको जिगजैग मॉडल में नज़र आता है। तो जैसा हमने देखा था सोलेनॉइड मॉडल में कि यहाँ पे इंटरैक्शन कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोसोम्स के बीच में हो रहा था, यानी एक के बाद दूसरा तीसरा। यहाँ जो इंटरैक्शन होता है वो अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम्स के बीच में होता है। तो पहले का इंटरैक्शन तीसरे से, यानी यहाँ पे 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो दूसरा चौथे से इंटरैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये इंटरैक्शन यहाँ पे होता है। तो दो मॉडल्स हमने देख लिए। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है फिगर का, ये सेम डिस्क्रिप्शन है जो हमने ऊपर पॉइंट्स में मेंशन किया है। 30 नैनोमीटर का जब फॉर्मेशन हो जाता है 30 नैनोमीटर फाइबर का, तो उसके बाद हमको फाइनल जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि मेटाफेज क्रोमोसोम मिलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि 30 नैनोमीटर फाइबर जो है उसका फर्दर कंडेंसेशन या फर्दर उसकी कॉइलिंग होगी। अब ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है यही एक्चुअल क्रोमैटिन फाइबर है, या हम इसको कह सकते हैं कि मेजर टाइप ऑफ क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन थ्रेड है, जो कि G0 फेज और इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हमको मालूम है कि इंटरफेज या रेस्टिंग स्टेज में या G0 फेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो उस दौरान जो क्रोमैटिन है वो क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। कंडेंस्ड फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं रहता है। कंडेंसेशन क्रोमैटिन का तभी होगा जब सेल डिवाइड करने जा रही होगी, स्पेशली एम फेज में। तो एम फेज में भी प्रोफेज के दौरान क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो बाकी जितना भी टाइम अवेलेबल है सेल के पास, उस दौरान जो क्रोमैटिन है वो 30 नैनोमीटर फाइबर के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। 30 नैनोमीटर फाइबर के लेवल पे आते आते लगभग 40 गुना 40 फोल्ड कॉम्पैक्शन जो है वो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए का हो चुका होता है। यानी कि जो सिंपल हमको डीएनए का डबल स्ट्रैंड मिलता है वो हिस्टोन कोर के अराउंड उसकी रैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमको 11 नैनोमीटर फाइबर्स मिलते हैं। 11 नैनोमीटर फाइबर्स की फर्दर कॉइलिंग होती है, चाहे वो सॉलिनॉइड फॉर्म में हो चाहे जिगजैग फॉर्म में हो, तो हमको 30 नैनोमीटर फाइबर्स मिलते हैं। इतने लेवल तक आते आते जो एंटायर लेंथ है डीएनए की वो 40 गुना कम हो चुकी है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब सवाल ये आता है कि ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये स्टेबिलाइज्ड कैसे होता है। तो एक्चुअली में जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये लूप बनाता है, और हर एक लूप का जो साइज होता है वो 40 से लेके 90 किलो बेस पेयर का होता है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम पहले नीचे के डायग्राम को हम दिखा दें। जैसे यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये सोलिनॉइड वाले को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। बाद में ये 30 नैनोमीटर फाइबर क्या कर रहा है, ये लूप बना रहा है। ये लूप, एक लूप ये तैयार हुआ, दूसरा ये थोड़ा छोटा लूप है, फिर ये बड़ा लूप है। ये सारे लूप्स तैयार हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मेंशन ही कर दें इसको, दीज आर व्हाट दीज आर लूप्स। ये लूप जो है
इनको स्टेबिलाइज रखने के लिए ये नीचे देखिए आप ध्यान से, क्रोमोसोम स्कैफोल्ड तैयार हो रहा है। क्रोमोसोम स्कैफोल्ड ये बेसिकली प्रोटीन्स का बना होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का। ये क्रोमोसोम स्कैफोल्ड किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो इस क्रोमोसोम स्कैफोल्ड से ये जो पोर्शन है 30 नैनोमीटर फाइबर का, जिसको हम SAR कह रहे हैं, ये SAR वाला पोर्शन जो है वो जगह जगह पे इस क्रोमोसोम स्कैफोल्ड से अटैच्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये लूप्स जो है वो स्टेबिलाइज हो जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि जो 30 नैनोमीटर फाइबर है इसमें लूप का फॉर्मेशन होगा, एंड दीज लूप्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय द क्रोमोसोम स्कैफोल्ड विच इज मेड अप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अब वापस से हम जरा आते हैं जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं। तो 30 नैनोमीटर फाइबर क्या करेगा? लूप बनाएगा। लूप का साइज 40 से 90 के भी हो सकता है। हमने देखे वहाँ पे बड़े लूप्स भी थे और छोटे लूप भी थे। बड़े लूप का साइज 90 के भी, छोटे लूप का 40 के भी, रेंज इसकी है पूरी। तो ये जो लूप्स हैं ये कैसे स्टेबलाइज हो रहे हैं या कैसे हेल्ड हो रहे हैं? तो दे आर हेल्ड टुगेदर एट देयर बेसिस बाय क्रोमोसोम स्कैफोल्ड। ये भी हमने देख लिया। इन लूप्स में जगह जगह SAR हमने देखा था। SAR क्या है? स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन्स। जहां पे ये लूप्स क्रोमोसोम स्कैफोल्ड से अटैच हो रहे हैं उस इलाके को हम कह देते हैं स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन्स। ये जो रीजन्स होते हैं ये AT रिच होते हैं और ये दे आर सिमिलर टू MAR। तो SAR इज सिमिलर टू MAR, जो मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन हमने देखा था कल के लेक्चर में, जहाँ पे क्रोमैटिन जो है वो न्यूक्लियर लेमाइना से अटैच हो रहा था। तो SAR और MAR दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि MAR में भी हमने देखा था AT रिच DNA सीक्वेंसेस मौजूद थे। इसीलिए इन दोनों को एक साथ ऐसे S/MAR करके रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कई कई जगह पे। तो चाहे SAR कहें चाहे MAR कहें, बात वही है। अल्टीमेटली क्रोमैटिन का ही जो फोल्ड है उसको स्टेबिलाइज करने की बात हो रही, फोल्ड है या लूप है उसको स्टेबिलाइज करने की बात हो रही है। अब ये जो क्रोमोसोम स्कैफोल्ड अभी जो हमने डायग्राम में देखा, इसकी हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये क्या है? ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। मेनली किस तरीके की? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का। स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर हम इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का देखें तो कंडेंसिन है हमारे पास। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी। देन वी हैव दिस टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज होने से फ़ायदा ये है कि जब कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है तो कहीं सुपर कॉइलिंग अपीयर ना हो जाए, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज भी अवेलेबल होते हैं इसमें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में। देन वी हैव दिस KIF4, काइनेसिन फैमिली मेंबर 4। काइनेसिन का रोल हम लोग जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो उस दौरान हमने देखा था। काइनेसिन का क्या रोल होता था? अगर किसी को याद हो तो बताए। याद आ रहा है कुछ? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन थी। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन थी। तो बेसिकली वो क्या कर रही थी? माइक्रोट्यूब्यूल के लेंथ को घटाने बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही थी, जी। रिस्पॉन्सिबिल। हाँ, तो इसी तरीके से जो लूप है उसका साइज घटाने बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो किस तरीके से अटैच होगा SAR वाला पोर्शन, ये काइनेसिन का यहाँ पे रोल होता है। तो एक बात हमको क्रोमोसोम स्कैफोल्ड की ये पता चल गई कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर ये स्कैफोल्ड तैयार हो रहा है। दूसरा पॉइंट स्कैफोल्ड का ये है कि इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग अलग स्पीशीज़ में वैरी करता है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंटल स्टेज है ऑर्गेनिज्म की, उसमें भी क्रोमोसोम स्कैफोल्ड वैरी करता है, क्योंकि देखो अलग अलग स्पीशीज़ में जो जीन का एक्सप्रेशन होना है वो अलग अलग तरीके से होगा।
सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है तो कौन सी स्टेज में है डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके हिसाब से भी जीन का एक्सप्रेशन वेरी करता है। तो कौन सा स्पेसिफिक रीजन लूप के फॉर्म में प्रेजेंट है वही डिसाइड करेगा कि कौन सी जीन्स एक्सप्रेस होने वाली हैं। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ही जो कॉम्पोजिशन है क्रोमोसोम स्कैफोल्ड में प्रोटीन्स का, वो चेंज होता रहता है विद टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो एक मेंबर इसका जो कंडेंसिन वाला हमने अभी यहाँ पे देखा, इसको थोड़ा सा अगर एलाबोरेट करें तो कंडेंसिन, जाहिर सी बात है इसके नाम से हमको क्लियर हो रहा है कि ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये कंडेंसिन प्रोटीन जो है ये फिर से दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन से बनी होती है। एक को हम कहते हैं एसएमसी प्रोटीन्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एसएमसी प्रोटीन। एसएमसी प्रोटीन का भी जिक्र पहले हो चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एसएमसी प्रोटीन्स? दे आर बेसिकली क्रोमोसोमल एटीपीएजेस। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो 6 टाइप्स की एसएमसी प्रोटीन्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। एसएमसी 1 से लेके 6 इनकी नंबरिंग हो जाती है। इनका साइज जो रेंज करता है वो 110 से लेके 170 किलो डाल्टन तक इनका साइज वेरी करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, डायग्राम में ही एक्सप्लेन करेंगे हम। सिंगल एसएमसी प्रोटीन की अगर हम बात करें, यानी एसएमसी मोनोमर की हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी प्रोटीन नज़र आ रही है। इस प्रोटीन में एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल है। किसी भी प्रोटीन में 2 टर्मिनल्स होंगे। इस प्रोटीन में 2 कॉइल डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। एक डोमेन ये वाला हो गया, दूसरा डोमेन ये हो गया। तो 2 कॉइल डोमेन्स हो गए और ये दोनों कॉइल डोमेन्स जो होते हैं वो हिंज पार्ट से अटैच्ड होते हैं। ये हिंज जो है वो अटैचमेंट का काम करता है। एन टर्मिनल वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं वॉकर ए डोमेन, एन टर्मिनल पे। और ये जो वॉकर ए डोमेन है ये किस तरीके से एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एसएमसी प्रोटीन है ये डीएनए से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ दिस वॉकर ए डोमेन। दूसरा जो सी टर्मिनल वाला है इलाका, उसको हम कह रहे हैं वॉकर बी डोमेन। और ये जो है वो कैटालिटिक डोमेन है इस एसएमसी प्रोटीन का, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, उसको एटीपीएज एक्टिविटी होती है, तो वो कैटालिटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी वॉकर बी डोमेन की है, जो कि सी टर्मिनल पे लाई करता है। अब ये जो पूरा एसएमसी मोनोमर है इसमें इसकी फोल्डिंग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हिंज वाला रीजन, यही जो है वो फोल्डिंग पॉइंट है। यहाँ फोल्डिंग हुई और ये जो दोनों कॉइल डोमेन से ये एक दूसरे के साथ ऐसे कॉइल के फॉर्म में ही आ गए। और जब एन और सी टर्मिनल्स एक साथ जुड़ गए तो अब इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो अटेन हो गई इस प्रोटीन की। तो नाउ दिस एंटायर डोमेन कंटेनिंग एन एज वेल एज सी टर्मिनल एक्ट्स एज एटीपी हाइड्रोलिटिक डोमेन, यानी कि एटीपीएज एक्टिविटी इस एसएमसी प्रोटीन ने गेन कर ली। तो ये हिंज वाला पोर्शन है, ये कॉइल वाला पोर्शन है, और हेड वाला पोर्शन जो एन और सी दोनों टर्मिनल्स के मिलने से तैयार हो रहा है। तो ये तो एसएमसी मोनोमर का जिक्र हुआ। अब बात करेंगे कंडेंसिन 1 या सिंपल कंडेंसिन कह दें और कोहेसिन, ये जो 2 और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। एसएमसी, ये जो कंडेंसिन 1 है ये कैसे तैयार हो रही है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो एसएमसी हेटेरोडाइमर ये भी इसमें मौजूद है। और हेटेरोडाइमर है तो इसका मतलब कि 2 अलग अलग टाइप की एसएमसीज इन्वॉल्व होंगी इसको फॉर्म करने में। तो एक होती है एसएमसी 2
और दूसरी होती है SMC4। तो दो डिफरेंट टाइप की SMCs हो गई। तो SMC हेट्रोडाइमर ये तैयार हो गया। इसके अलावा नॉन SMC प्रोटीन्स भी, प्लस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, नॉन SMC प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं कंडेंसिन को बनाने के लिए, जिसके एग्जांपल्स हैं HGND2। इसका फुल फॉर्म क्या है पता नहीं और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो SMC और नॉन SMC दोनों टाइप की प्रोटीन्स के मिलने से कंडेंसिन 1 का फॉर्मेशन होता है। और SMC में भी हमारे पास दो टाइप्स की हैं, SMC2, SMC4। नॉन SMC में हमारे पास तीन टाइप की हैं, H, G और D2। कोहेसिन प्रोटीन की बात करें तो ये भी SMC हेट्रोडाइमर का बना हुआ होता है, जिसमें दो अलग अलग टाइप के SMCs, SMC1, SMC3। ये पूरा ये वाला जो है क्या दिखा रहा है, SMC1 को दिखा रहा है, ये वाला SMC3 को दिखा रहा है। इसके अलावा कोहेसिन को भी नॉन SMC प्रोटीन्स चाहिए। इसमें दो टाइप के नॉन SMC हैं, SEC1 और SEC3। तो इस तरीके से हमने SMC मोनोमर का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद कंडेंसिन में SMCs और नॉन SMCs कौन कौन सी हैं ये देख लिया। कोहेसिन प्रोटीन में कौन सी SMC और कौन सी नॉन SMC प्रोटीन्स हैं ये हमने देख लिया। यही सारा जो डिटेल है ये यहाँ पे इलाबोरेट किया गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, डायग्राम तो अवेलेबल है। और इसके बाद अब देखिए कंडेंसेशन कैसे स्टार्ट होता है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेवल पे पैकेजिंग जो है वो सबसे पहले लेवल पे क्या हो रहा है कि जो DNA सिंपल हमको 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का ये नज़र आ रहा है, DNA डबल हेलिक्स। DNA डबल हेलिक्स जो है वो रैप अराउंड हो रहा है हिस्टोन कोर्स। तो दीज आर हिस्टोन कोर कहें या इसको हम ऑक्टामर कह दें। यहाँ पे जाहिर सी बात है इस जगह पे कहीं H1 होगा। दिस इज लिंकर DNA, ये वाला। तो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जब कॉइलिंग हो गई तो हमको 11 नैनोमीटर फाइबर मिल गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, क्योंकि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर ये पूरा क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है। रिजल्टिंग इन DNA मॉलिक्यूल ऑफ 2 नैनोमीटर इन डायमीटर इज फोल्डेड इनटू अ फाइबर ऑफ 11 नैनोमीटर डायमीटर। फर्दर जब 11 नैनोमीटर की कॉइलिंग हुई, चाहे सोलिनॉइड फॉर्म में चाहे जिगजैग फॉर्म में, तो पैकिंग ऑफ 11 नैनोमीटर फाइबर इनटू फाइबर ऑफ 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर बढ़ा। 30 नैनोमीटर 30 नैनोमीटर फाइबर जो है इसकी फर्दर पैकिंग हो रही है, जिससे हमको 300 नैनोमीटर डायमीटर का स्ट्रक्चर मिल रहा है, 300 नैनोमीटर का, जिसमें बेसिकली ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूप। और जो क्रोमोसोम स्कैफोल्ड है इन लूप्स को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। जो पोर्शन इस 30 नैनोमीटर फाइबर का लूप से स्कैफोल्ड से अटैच्ड है उसको हम SAR कह रहे हैं, स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन। तो यहाँ ये सब सारे क्या हैं, दीज आर SAR। और इन लूप का साइज जो है वो 40 से 90 KB तक वेरी करता है। SAR वाला जो रीजन है वो AT रिच है। तो इस तरीके से 300 नैनोमीटर के बाद जब 300 नैनोमीटर के बाद फर्दर जब कंडेंसेशन होता है तो वी गेट दिस 700 नैनोमीटर स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहेंगे, एक सेकेंड, ये है क्रोमैटिड। और जब दो क्रोमैटिड को एक साथ हम लेंगे तो दिस विल बिकम 1400 नैनोमीटर एंड दिस विल बी प्रॉपर क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये लेवल है पैकेजिंग की। ये मेटाफेज क्रोमोसोम तक हम इसको देख ले रहे हैं माइटोटिक डिवीजन में। दिस इज द एंटायर पैकेजिंग ऑफ द DNA। मेरे ख्याल से उसमें सारी बातें लगभग समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन का। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेट्स फिनिश इट।
तो हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ये टर्म किसने दिया था? ई हाइड्स, 1928 की बात है ये। बेसिक बातें हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के बारे में आपको मालूम है। हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो डार्कली स्टेन्ड होता है क्योंकि क्रोमैटिन यहाँ ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में होता है। यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन्ड होता है, तो यहाँ कंडेंसेशन ज़्यादा है इंटरफेस के दौरान, यहाँ पे कम है कंडेंसेशन। हेटेरोक्रोमैटिन वाला पोर्शन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है क्योंकि कंडेंसेशन ज़्यादा है, तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सेस नहीं कर पाते। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमैटिन वाला जो इलाका होता है, यहाँ पे हिस्टोन्स पे स्पेशली H3K9 उसकी पोजीशन और टाइप H3 मतलब H3 हिस्टोन की बात हो रही है। हिस्टोन्स का डी एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होता है स्पेसिफिक पोजीशन पे। के जो है वो के क्या होता है? लाइसिन। के लाइसिन है ना, हाँ। तो H3 का जो लाइसिन वाला 9th पोजीशन पे लाइसिन जो है उसमें मिथाइलेशन होगा, डीएसिटाइलेशन होगा, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब ये जो H3K9 तैयार हुआ है, ये क्या कर रहा है? इट एक्ट्स एज और सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर HP1 बाइंडिंग। HP1 क्या है? हेटेरोक्रोमैटिक प्रोटीन 1। इसकी बाइंडिंग से दिस HP1 बाइंडिंग लीड्स टू नॉन एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फिर एक्टिवेट नहीं हो पाता, यानी कि बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या आरएनए पॉलीमरेज है, इट इज़ अनेबल टू बाइंड। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट रहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन वाले रीजन। अच्छा, यूक्रोमैटिन में अगर हम बात करें तो क्या है? ये ओपन है, एक्सेसिबल क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो क्रोमैटिन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ भी हिस्टोन का एसिटाइलेशन होता है और मिथाइलेशन होता है। यहाँ क्या हो रहा था? डी एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। यहाँ पे एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, H3K4 H3K79 या K9 है। तो इन पोजीशंस पे एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन की वजह से एक्सेसिबिलिटी मिलती है, न्यूक्लियोसोम्स जो है वो ज़्यादा करीब नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से स्पार्स रहता है जो क्रोमैटिन है, ओपन रहता है। ये लिखा हुआ है ना, ओपन एक्सेसिबल क्रोमैटिन। और वही दूसरी जगह पे अगर हो जा रहा है मिथाइलेशन और डीएसिटाइलेशन, तो एक्सेसिबिलिटी घट जाती है मॉलिक्यूलर लेवल पे। नाउ वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन। एक को हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरे को कह रहे हैं फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब ये कि ये हमेशा कंडेंस फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा। इसकी बात ही पहले कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव की। तो हमेशा कंडेंस्ड रहेगा, हमेशा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेगा, और इस कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन में हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो डीएनए के पाए जाते हैं। अभी जब एग्जांपल हम या लोकेशन इसकी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इनमें यूजुअली जीन्स मौजूद नहीं होती हैं। इनका रेप्लिकेशन, यानी इस इलाके का, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन वाले इलाके का रेप्लिकेशन एस फेज के लेट में होता है जाके। इनकी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे पाए जाते हैं? पेरी सेंट्रोमेरिक इलाके में पाए जाते हैं, टीलोमियर्स के इलाके में पाए जाते हैं, और बाकी और जो लोकेशंस हैं क्रोमोसोम के अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, वहाँ पे भी ये पाए जा सकते हैं। लेकिन मेजरली पेरी सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रोमियर के आसपास के इलाके में और टेलोमियर के आसपास के इलाके में ये ज़्यादा रिचली प्रेजेंट होते हैं। हो गया ये? हाँ। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यूक्रोमैटिन के ही कुछ हिस्से, कुछ इलाके हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फैकल्टेटिव। तो इससे क्या होता है? यूक्रोमैटिन का इलाका हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ओरिजिनली तो ये यूक्रोमैटिन था, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जीन एक्सप्रेशन का पोटेंशियल तो
किसी न किसी स्टेज में जब ये यूक्रोमेटिन था तब अवेलेबल रहेगा ही। तो दस हैज़ द पोटेंशियल फॉर जीन एक्सप्रेशन एट सम पॉइंट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल स्टेज में सर्टेन पॉइंट पे ये इसमें पाई जाने वाली जीन्स एक्सप्रेस करेंगी, बाकी टाइम में नहीं एक्सप्रेस करेंगी। तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये या तो कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है जब ये हेट्रोक्रोमेटिन की तरह बिहेव कर रहा है, या डी कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है जब ये यूक्रोमेटिन की तरह बिहेव कर रहा है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सेल टाइप और डेवलपमेंटल स्टेज। सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैमेलियन बार बॉडी, तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन का एग्जाम्पल है बार बॉडी। ये बात ध्यान रखनी, भी बार बॉडी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पहला डायग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेटेरोक्रोमेटिन को, और नीचे वाला यूक्रोमेटिन को। यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पे हमको साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो कितने कितने कंडेंस्ड हैं, और एक स्पेसिफिक जीन यहाँ पे दिखाई गई है। ये वाला इलाका जो है यहाँ का, इस जीन का जो डीएनए है वो इनएक्सेसिबल है, एक्सेस नहीं हो सकता यहाँ पे। तो जीन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। मिथाइलेशन भी हिस्टोन के हमको नज़र आ रहे हैं। इस मिथाइलेशन की वजह से जो डीएनए और हिस्टोन है इनकी बहुत ही टाइट पैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो डीएनए से बाइंड नहीं कर सकते, और डीएनए या जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। यूक्रोमेटिन में क्या है? लूज अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से ये जीन जो डीएनए वाला पोर्शन है एक्सेसिबल है और जीन एक्टिव। एसिटाइलेशन की वजह से जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो बहुत पास पास नहीं आ पाते हैं, और जब ये एसिटाइल ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, डीएसिटाइलेशन, तो ये फिर कॉम्पैक्शन इनमें हो जाता है। बार बॉडी। बार बॉडी किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले? बार एंड बर्ट्रैम ने। कहाँ ऑब्जर्व किया था? नर्व सेल ऑफ फीमेल कैट। किस स्टेज में? जी नॉट स्टेज में। जाहिर सी बात है, नर्व सेल है तो वो डिवाइड तो करेगी नहीं, तो सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, जी नॉट स्टेज में रहती है थ्रू आउट लाइफ। लेकिन ये जो बार बॉडी थी ये इन्हीं नर्व सेल्स ऑफ मेल कैट में नहीं पाई गई, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया। देन अगेन दीज बार बॉडीज आर डार्कली स्टेन्ड। तो इसको क्या कहा गया? इस बॉडी को कहा गया सेक्स क्रोमैटिन बॉडी। बार बॉडी तो हम जानते हैं इसका दूसरा नाम, दूसरा नहीं पहला नाम, दूसरा नाम है सेक्स क्रोमैटिन बॉडी। है क्या एक्चुअली बार बॉडी क्या है? तो इट इज बेसिकली वन ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम्स। जो इकलौता एक्स क्रोमोसोम है जो इनएक्टिव है मैमेलियन फीमेल सेल में, उसी को हम बार बॉडी कह देते हैं। तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसी को बार बॉडी कहते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है जी नॉट स्टेज में। तो कंडेंस्ड होगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो जीन्स वगैरह होंगी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी, तो कंप्लीटली साइलेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। जबकि जो दूसरा अदर एक्स क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस फॉर्म में रहता है और ट्रांसक्रिप्शनली वेरी एक्टिव रहता है। फीमेल सेल की बात कर रहे हैं, मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में बार बॉडी ऑब्जर्व भी नहीं की थी इन्होंने। ये जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन है, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म क्या है? लायनाइजेशन। लायंस हाइपोथेसिस आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी साइंटिस्ट थे। तो एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन को हम क्या कह रहे हैं? लायनाइजेशन। ये लायनाइजेशन जो है वो एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है, एक एपिजेनेटिक प्रोसेस है। एपिजेनेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? ये ऐसी प्रोसेस होती है जो जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट तो करती है, लेकिन डीएनए सीक्वेंस में किसी तरीके का चेंज नहीं होता है। जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करने के कई तरीके हैं। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज कर दो, चाहे जिस भी तरीके से हो, म्यूटेशन हो या एक्सेसिबिलिटी ना मिल रही हो,
यहाँ पे क्या है, डीएनए के सीक्वेंस में कोई ऑल्टरेशन नहीं हो रहा है, फिर भी जीन का एक्सप्रेशन जो है वो ऑल्टर हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक प्रोसेस. सो दिस लाइनाइजेशन इज एन एपिजेनेटिक प्रोसेस. लाइन हाइपोथेसिस में हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में. अब किसी सेल में कितनी बार बॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं वो डिपेंड करता है कि उस सेल में कितने एक्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं. जनरल रूल क्या है, n-1 वाला. n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. तो जाहिर सी बात है जितने भी एक्स क्रोमोसोम होंगे उसमें कम से कम एक एक्स क्रोमोसोम तो फंक्शनल होगा ही, तो उसको -1 कर देते हैं. बाकी जो भी बचेंगे वो बार बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. जैसे टर्नर सिंड्रोम हम जानते हैं 45 होता है पूरा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सिंगल एक्स होता है, एक्स ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेक्निकली ये फीमेल होती है क्योंकि वाई क्रोमोसोम है नहीं. अब एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो n-1 करेंगे तो 1-1 यानी कि 0, तो कोई भी बार बॉडी हमको यहाँ पे नहीं नजर आएगी किसी भी सेल में. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, यानी XXY से इसको डिनोट करते हैं. मेल है ये टेक्निकली, क्यों, क्योंकि एक वाई क्रोमोसोम है इसके पास. 2 एक्स क्रोमोसोम है तो n-1 यानी 2-1, तो एक बार बॉडी यहाँ पे हमको मिलेगी हर एक सेल में, हर एक सेल में. सो दिस वॉज अबाउट बार बॉडी, और इसको आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. बाकी मैकेनिज्म देखेंगे कि बार बॉडी या एक्स इनएक्टिवेशन कैसे होता है, इसको हम लोग कल डिटेल में देखेंगे. फिर ड्रोसोफिला में क्या मैकेनिज्म होती है वो भी हम लोग कल देखेंगे.